हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 13 दिसंबर का एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। टाइटल है वेलकम डायरेक्शन। देखिए, वेलकम डायरेक्शन ये सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश जारी किए हैं जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को लेकर, या फिर जो एब्रिगेशन हुआ था कि 370 के तहत जो इसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, उसको जो एब्रोगेट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसको जो एंडोर्स करने का डिसीजन है, उसके लिए कहा गया है कि वेलकम डायरेक्शन की एक सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी दिया है इसके अंतर्गत। और ये जो निर्देश है वो क्या है? स्वागत योग्य है। ठीक है, तो डायरेक्शन है वो नाउन है, वेलकम है वो एडजेक्टिव है। तो ये कह रहा है कि स्वागत योग्य निर्देश है। किस चीज़ को लेकर लिखा गया है? द सुप्रीम कोर्ट्स डेडलाइन टू कंडक्ट इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर। सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी है कि आपको जम्मू कश्मीर में इस डेट तक, मीन्स 2024 में सितंबर की कोई डेट दी गई इनको कि इस डेट तक आपको चुनाव आयोजित करने ही करने हैं। डेडलाइन का मतलब यूँ समझिए कि कोई भी डेट आपको दी जाती है, उससे पहले पहले वो काम जो आपको दिया गया है वो पूरा करना होता है, उसे कहा जाता है क्या? डेडलाइन। आगे देखिए, एज विद इलेक्शंस। अब ये एज विद जो है ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है एज, वैसे ही, जैसे कि एक चीज़ पहले हुई है वैसे ही, है ना, इन सिमिलर वे। इसको आप इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? इन सिमिलर वे, वैसे ही। ठीक है, इन सिमिलर वे इलेक्शंस द सुप्रीम कोर्ट शुड हैव गिवन अ डेडलाइन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड टू। लेखक कह रहा है कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शंस की डेडलाइन घोषित की है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट को एक और यहाँ पे डेडलाइन देनी चाहिए थी, और वो था कि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा, जो स्टेटहुड जो है ना, उसको रिस्टोर, उसको बहाली करने का, उसको पुनर्बहाल करने का डेडलाइन भी देनी चाहिए थी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है, इससे पहले द है, ये बताया है मैंने बहुत बार कि सुप्रीम कोर्ट से पहले द का प्रयोग हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की वर्ब है वो शुड हैव गिवन है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब शुड लगाते हो आप, तो वो सजेशन या एडवाइस होता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन जब शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हो तो ऐसा करना चाहिए था। इस प्रकार का मीनिंग यहाँ पे आपको मिलेगा। समझ में आ रही है बात? शुड हैव है, इसका मतलब कोई भी काम करना चाहिए, और शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ऐसा करना चाहिए था। तो इलेक्शंस के साथ साथ यहां सुप्रीम कोर्ट को डेडलाइन देनी चाहिए थी। किसके लिए? रिस्टोरेशन के लिए। अब ये फोर जो है वो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन अपने बाद में क्या लेता है? ऑब्जेक्ट। और रिस्टोरेशन यहां पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और रिस्टोरेशन का मतलब है पुनर्बहाली। तो पुनर्बहाली यहां पे के लिए एक डेडलाइन देनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट को, और स्टेटहुड। अब ये पुनर्बहाली किसकी? स्टेटहुड की, राज्य की। टू मतलब भी, तो ऐसा भी यहां पे होना चाहिए था, ये इसका मतलब है। अब हम बात करेंगे विस्तार से इसके, क्या कहना चाहता है। इन इट्स कंक्लूजन इन द जजमेंट दैट अपहेल्ड द डिसीजन टू एब्रोगेट द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370। यहाँ पे अपहेल्ड जो दे रखा है वो अपहोल्ड की सेकेंड फॉर्म दे रखी है। अपहोल्ड होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अपहेल्ड सेकेंड फॉर्म, और अपहेल्ड ही होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये हमने कल वाले एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था। इसका मतलब होता है, आप इसको कह सकते हैं क्या? एंडोर्स या सपोर्ट, समर्थन करना, एंडोर्स करना, या फिर क्या कहेंगे? सपोर्ट करना, ये इसका मतलब है। तो कहना ये चाह रहा है कि अपने कंक्लूजन में, मतलब एक जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और उस जजमेंट के कंक्लूजन में, उसके निष्कर्ष में, अब ये जजमेंट जो है इसके लिए दैट आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, तो इस जजमेंट की वर्ब है अपहेल्ड है। उस जजमेंट ने, जिसने कि ये जो निर्णय था, निर्णय क्या था? एब्रोगेट करने का। इसको एब्रोगेट बोलते हैं। इसका मतलब होता है नलीफाई, या फिर रिपील, या फिर कैंसिल, मतलब निरस्त करना, रद्द करना, है ना। तो इस निर्णय में क्या किया गया था कि जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर का, आर्टिकल 370 के तहत विशेष दर्जा जो प्राप्त था इसको राज्य का, उसको नलीफाई करने का डिसीजन लिया गया था, और उस डिसीजन को इस जजमेंट में क्या किया गया है? समर्थन किया गया है। तो इसका जो कंक्लूजन इसमें दिया है जजमेंट का, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट की, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मतलब जिस बेंच ने निर्णय लिया है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में कम से कम 5 जजेस होने आवश्यक होते हैं। बेंच तो आप समझते हैं पीठ को बोलते हैं, जजेस का जो ग्रुप होता है जो किसी मामले की सुनवाई करता है उसे हम बोलते हैं। यहाँ पे जजेस की संख्या मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 5। तो उसे हम क्या कह सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो सुप्रीम कोर्ट की है उसने एक्सप्रेसली, एक्सप्रेसली का मतलब होता है क्लियरली, बहुत ही स्पष्ट तरीके से, डायरेक्टेड दैट। अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो जजमेंट दिया उसके कंक्लूजन में बहुत ही स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है क्या? दैट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मस्ट कंडक्ट, कि जो चुनाव आयोग है भारत का उसको जरूर से जरूर कंडक्ट करना चाहिए इलेक्शंस को, चुनावों को। और चुनाव किसके हैं? देखिए, चुनाव जिस चीज़ के होंगे, ठीक है,
उसके लिए 2 लगता है। तो चुनाव किसके हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली के, विधानसभा के। विधानसभा कहाँ के? जम्मू कश्मीर की। और बाई का मतलब है टिल, या इसको ऐसे मानिए इस समय से पहले पहले। टिल भी नहीं मीनिंग निकलेगा इसका, समय जो दे रखा है उससे पहले पहले। तो डेडलाइन क्या दी है? सितंबर 30, 2024, 30 सितंबर 2024 से पहले पहले इनको चुनाव आयोजित करने की डेडलाइन इन्होंने दी है। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। तो वो जजमेंट के लिए दिया, अपहेल्ड, ये इसकी वर्ब है, जिस जजमेंट में जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस प्राप्त था इस राज्य को, किसके तहत? आर्टिकल 370 के तहत। इसको जो एब्रेगेट किया गया था, इस निर्णय को जो सपोर्ट किया है जिस जजमेंट ने, उस जजमेंट के कंक्लूजन में किसने? सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसने डायरेक्ट किया है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब डायरेक्टेड। इसके जो एडवर्ब है वो है एक्सप्रेसली। बहुत ही क्लियर शब्दों में, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में इन्होंने ये निर्देशित किया है कि भारत के चुनाव आयोग को मस्ट है, मतलब ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है, जरूरी है कि जरूर से जरूर इन्हें इलेक्शन आयोजित करने पड़ेंगे। किससे पहले पहले? सितंबर 30, 2024 से पहले। इलेक्शन किसके हैं? उसके लिए 2 लगाया है। लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन है। किसका? जम्मू कश्मीर का। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे कहा इट इज वेलकम, ये स्वागत योग्य है। इट की वर्ब है वो इज है, वेलकम है वो एडजेक्टिव है, तो ये स्वागत योग्य है। दैट कंजंक्शन है कि द कोर्ट हैज सेट ए डेडलाइन, कि कोर्ट ने एक डेडलाइन सेट की है। सेट की तीनों वर्ब सेम होती है, सेट सेट सेट, तीनों फॉर्म सेम होती है इसकी। तो ये स्वागत योग्य है कि कोर्ट ने एक डेडलाइन सेट की है टू कंडक्ट द लॉन्ग डिलेड इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर। किस लिए? कंडक्ट करने के लिए। क्या चीज? इलेक्शंस कौन से? जो बहुत लंबे समय से विलंबित है ना, लॉन्ग डिलेड, विलंबित, काफी लंबे समय से ये डिले हो रहा है इलेक्शन जम्मू कश्मीर में। विच हैज बीन अंडर स्पेल्स ऑफ, अभी विच आ रहा है जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर हैज बीन रहा है अंडर स्पेल्स। स्पेल्स का मतलब है पीरियड कह सकते हो, ठीक है, यहां दौर कह सकते हो। तो ये या तो राज्यपाल के शासन के अधीन रहा है या राष्ट्रपति के शासन के अधीन रहा है। कब से? जून 20 2018 से। ठीक है, अब जो आप देखिए सिंस के साथ टाइम देख रहे हो, इसलिए यहाँ पे ये हैज बीन दे रखा है, परफेक्ट एस्पेक्ट दे रखा है। जब भी सिंस या फॉर के साथ टाइम लगता है तो उस वाक्य में परफेक्ट जरूर लगता है, तो इसलिए यहाँ परफेक्ट है। एंड विदाउट अ लेजिस्लेटिव असेंबली, और बिना कोई विधानसभा के ये रहा है राज्य। फिर समझिए, ये स्वागत योग्य है कि सुप्रीम जो कोर्ट है इसने हैज सेट, ये इसकी वर्ब है, इसने बहुत लंबे समय से जो डिलेड इलेक्शंस है जम्मू कश्मीर में उसको कंडक्ट करने के लिए डेडलाइन सेट की है। अब ये इस राज्य की बात है, जम्मू कश्मीर जो है वो 20 जून 2018 से गवर्नर रूल और प्रेसिडेंट रूल के अधीन रहा है। ठीक है, और ये डेट लिखने का तरीका है, पहले मंथ का नेम हम लगाते हैं, उसके बाद में डेट लगाते हैं, फिर कॉमा आता है, फिर उसके बाद में ईयर हम शामिल करते हैं। आगे कह रहा है बट इट इज ऑल्सो इनकॉन्ग्रुअस। ये जो इनकॉन्ग्रुअस वर्ड दे रखा है इसका मतलब होता है बेमेल, असंगत, है ना, या इसको इनएप्रोप्रिएट कह सकते हो। क्या कह सकते हो? इनएप्रोप्रिएट, अनुपयुक्त। इनएप्रोप्रिएट, अनुपयुक्त को बोलते हैं इनकॉन्ग्रुअस, अनुपयुक्त, बेमेल, ठीक है, अनुचित। तो कह रहा है कि ये अनुचित भी है या बेमेल भी है या असंगत भी है। अब ये ऑल्सो जो है, ये कल भी हमने डिस्कस किया था कि इज एम आर वॉज वर के बाद में आएगा। जब इज एम आर वॉज वर लिंकिंग वर्ब होती है तो इसके बाद में ऑल्सो लगाते हैं। ऑल्सो की वर्ड कैटेगरी एडवर्ब होती है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यह बेमेल भी है। द जजमेंट डज नॉट प्रेस द गवर्नमेंट टू रिस्टोर स्टेटहुड, कि जो जजमेंट है, जो निर्णय है, वो सरकार पर दबाव नहीं डालता है। किस चीज का? स्टेटहुड को रिस्टोर करने का, राज्य को रिस्टोर करने का, टू द बाइफर्केटेड यूनियन टेरिटरी। अब स्टेटहुड किसको देना है? ये रिस्टोर मतलब किसके लिए करना है? ये बाइफर्केटेड का मतलब है डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में आया है बाइफर्केटेड, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 भागों में विभाजित। ठीक है, तो जो केंद्र शासित प्रदेश 2 भागों में विभाजित है उसको रिस्टोर करना है स्टेटहुड, उसके लिए दबाव नहीं डालता है ये निर्णय। अब प्रॉमिस, ये एक ऐसा वादा है दैट हैज बीन कन्वेड, जो किया गया था, है ना, दैट यहाँ पे आ रहा है इस प्रॉमिस के लिए। इस प्रॉमिस की वर्ब हैज बीन कन्वेड, और ये पैसिव है बीन के साथ थर्ड फॉर्म। किसके द्वारा? सॉलिसिटर जनरल के द्वारा। सॉलिसिटर जनरल जो है वो अटॉर्नी जनरल के नीचे वाली पोस्ट होती है। बट हैज येट टू गेन फ्रूशन, लेकिन अभी भी इसको क्या करना है? इस वादे को पूरा करना बाकी है। इस येट टू का मतलब है अभी ये काम होना शेष है, अभी तक ये हुआ नहीं है। ठीक है, और गेन फ्रूशन, गेन का मतलब प्राप्त करना, और फ्रूशन का मतलब है अचीवमेंट या कंप्लीशन। क्या मतलब है? अचीवमेंट या
कंप्लीशन, सक्सेस भी कह सकते हो। अभी इसको पूरा करना बाकी है, अभी तक ये पूरा नहीं हुआ है। फिर समझिए, लेकिन यह असंगत है कि ये जो जजमेंट है, ये जो निर्णय है, जजमेंट से पहले दय क्यों है? क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जजमेंट जो है वो सरकार पर दबाव नहीं डालता है। किस लिए? कि ये जो दो भागों में आपने यूनियन टेरिटरी को डिवाइड कर दिया है ना, इसको रिस्टोर करने के लिए, इसका जो स्टेटहुड है, इसका राज्य का दर्जा है, वो रिस्टोर करने का दबाव नहीं डालता है। ये एक ऐसा वादा था जो किसने किया है? ये सॉलिसिटर जनरल के द्वारा किया गया है, लेकिन अभी तक इस वादे को पूरा नहीं किया गया है, पूरा होना ये बाकी है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर कह रहा था बेंच रिमार्क्स दैट डायरेक्ट इलेक्शंस कैन नॉट बी पुट ऑन होल्ड। देखिए, पुट ऑन होल्ड आपने काफी बार सुना होगा, इसका मतलब होता है डिले करना या पोस्टपोन करना, स्थगित कर देना, है ना। भाई आप ये कहो कि ये काम अभी हम नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, तो इसका मतलब यू आर पुटिंग दैट टास्क ऑन होल्ड। तो कह रहा है कि जो बेंच है, ये सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जिसने निर्णय दिया था, इसने ये टिप्पणी की है, ये इसका वर्ब है रिमार्क्स, दैट कंजंक्शन है, ठीक है। क्या टिप्पणी करी है? कि डायरेक्ट इलेक्शंस कैन नॉट बी पुट ऑन होल्ड, कि जो प्रत्यक्ष चुनाव है उनमें देरी नहीं की जा सकती अंटिल स्टेटहुड इज रिस्टोर्ड, जब तक की न, अंटिल का मतलब जब तक की न, जब तक कि पूर्ण राज्य का जो दर्जा है वो वापस से पुनर्बहाल नहीं किया जाए, तो तब तक हम इसमें देरी नहीं कर सकते हैं। बट इट कुड हैव डायरेक्टेड द यूनियन गवर्नमेंट, लेकिन इट यहां पे बेंच के लिए आ रहा है, लेखक खुद के विचार दे रहा है। कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, जैसे शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म था तो मैंने कहा था कि ऐसा होना चाहिए था, कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म है तो ऐसा हो सकता था। लेकिन ये बेंच जो है वो केंद्र सरकार को, यूनियन गवर्नमेंट को निर्देशित कर सकती थी, किस लिए? स्टेटहुड को रिस्टोर करने के लिए, और क्या करने के लिए? इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए। कब तक? एक स्पेसिफाइड, एक निश्चित तारीख तक। एज देयर रिमेन्स नो रीजन, क्योंकि एज यहां पे कंजंक्शन है और इसका मतलब है बिकॉज, क्योंकि। एज प्रेपोजिशन भी होता है, एज एडवर्ब भी होता है, एज कंजंक्शन भी होता है। बहुत सिंपल सा बात बता रहा हूं आपको कि एज कंजंक्शन तब होता है जब आगे सब्जेक्ट हो, वर्ब हो। जैसे यहां पे देख रहे हैं आप कि रिमेन्स वर्ब भी है, नो रीजन यहां सब्जेक्ट भी है, ठीक है। अगर ये दो चीजों को कंपेयर करता है, ही इज एज टॉल एज अ जिराफ, ऐसे करके, तो वहां पे एडवर्ब का ये रोल अदा करता है। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है तो ये प्रेपोजिशन बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग फंक्शंस होते हैं एज के। और एज चूंकि कंजंक्शन है तो हम मानेंगे कि देयर से सेंटेंस स्टार्ट है, और जब देयर से स्टार्ट है तो देयर तो है एडवर्ब, और देयर से स्टार्ट होने पर हमेशा वर्ब जो है वो पहले आती है, सब्जेक्ट है वो बाद में आता है। और नो यहां पे है डिटर्मिनर, ये जो है रीजन, ये यहां पे है नाउन, ठीक है। क्योंकि यहां कोई कारण नहीं है, रीजन के साथ फोर लगता है। कारण किस बात का? कंटिन्यूएंस का, जारी रखने का। किस चीज को? जम्मू एंड कश्मीर को एज ए यूनियन टेरिटरी, कि आप जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कंटिन्यू करो, इसके पीछे कोई कारण भी तो नहीं है। एक बार फिर समझिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसकी टिप्पणी है, उसने टिप्पणी की है कि प्रत्यक्ष चुनावों को स्थगित नहीं किया जा सकता जब तक कि इस राज्य को, इस मतलब इस जम्मू कश्मीर का जो पूर्ण राज्य वाला दर्जा जो है या स्टेटहुड वाला जो दर्जा है उसको रिस्टोर ना कर दिया जाए। ये पैसिव है, स्टेटहुड की वर्ब है, इज रिस्टोर्ड, पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म। लेकिन ये कंजंक्शन हो गया, नया वाक्य स्टार्ट हो गया। लेकिन ये बेंच जो है वो केंद्र सरकार को निर्देश दे सकती थी कि स्टेटहुड को रिस्टोर करो और इलेक्शंस को एक स्पेसिफाइड डेट तक कंडक्ट करो, क्योंकि यहां पे इसको यूनियन टेरिटरी के रूप में कंटिन्यू करने के पीछे कोई कारण है नहीं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे कह रहा है रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड इज एन इंपॉर्टेंट मेजर। रिस्टोरेशन, पुनर्बहाली किसकी? स्टेटहुड की, राज्य की, इज एन इंपॉर्टेंट मेजर, ये एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है वो एडजेक्टिव है, मेजर यहाँ पे नाउन है, एंड डिटर्मिनर है। रिस्टोरेशन है उसमें TION दे रखा है तो ये नाउन है। ये प्रेपोजिशन है आपका, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये भी नाउन है। हुड जिन वर्ड्स के एंड में होता है वो नाउन होते हैं। तो रिस्टोरेशन की वर्ब है इज, ये वर्ब हो गई, ये डिटर्मिनर हो गया, ये इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव हो गया, ये मेजर यहाँ पे नाउन हो गया, ठीक है। एज यहाँ कंजंक्शन है। तो जो राज्य का जो पुनर्बहाली है ये एक महत्वपूर्ण कदम है। एज क्योंकि, दिस गारंटीज क्योंकि यह गारंटी देता है, दिस की वर्ब है गारंटीज, किस चीज की? अ डिग्री ऑफ फेडरल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है फ्रीडम। फेडरल मतलब संघीय, भारत एक संघ है, राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम करती है, इसलिए फेडरल कहा गया है। तो ये गारंटी देता है एक स्तर की, किस स्तर की?
डिग्री मतलब एक्सटेंट, लेवल, इसे आप लेवल भी कह सकते हैं, इसे आप एक्सटेंट भी कह सकते हैं। कि जो एक संघीय स्वायत्ता होती है, संघ की स्वायत्ता होती है, उसकी गारंटी तभी मिलती है जब स्टेटहुड प्राप्त हो टू द प्रोविंस। और किसको मिलती है ऑटोनॉमी? प्रोविंस को। ये प्रोविंस क्या है? प्रोविंस मतलब क्षेत्र, प्रदेश, ठीक है। ऐसा प्रदेश जहां पर गवर्नमेंट खुद की हो उसको बोलते हैं प्रोविंस, ठीक है। तो ये समझिए, ये कह रहा है कि अगर राज्य की पुनर्बहाली होती है तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इससे गारंटी मिलती है उस प्रदेश को स्वायत्ता की, संघीय स्वायत्ता की। दैट शुड अलाउ द इलेक्टेड गवर्नमेंट। और ये अगर संघीय स्वायत्ता मिलती है तो ये क्या करेगी? शुड जो है वो ये बता रहा है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, इससे ऐसा होगा कि ये चुनी हुई सरकार को अलाउ करता है टू बी एबल टू बेटर एड्रेस द कंसर्न्स, कि ये क्या कर सकते हैं? और अधिक बेहतर तरीके से एड्रेस कर सकते हैं, मतलब डील कर सकते हैं। डील विद इसका मतलब है किससे? जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी मुद्दे हैं, किसके? इलेक्टोरेट मतलब मतदाताओं के। इलेक्टोरेट क्या होता है? वन हु कास्ट वोट, जो मतदाता हैं। ये हमेशा प्लूरल होता है, याद रखिएगा। इलेक्टोरेट का एस जोड़कर और बहुवचन बनाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये पहले से ही प्लूरल है। और इसके साथ में वर्ब भी कैसी आती है? प्लूरल। देन डिपेंड ऑन, किसकी तुलना में? बेटर डिग्री कंपैरेटिव है तो यहां पे देन आया। किसकी तुलना में? डिपेंड ऑन द रिप्रेजेंटेटिव्स, कि आपको केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों पर डिपेंड होना पड़े। उससे बढ़िया ये है कि अगर आपका स्टेटहुड का दर्जा है आपको, तो फिर आप चुनी हुई सरकार जो है वहां की, वो अपने बेहतर तरीके से मतदाताओं के जो कंसर्न्स, चिंताएं हैं, उनको डील कर सकती है, ठीक है। एक बार फिर समझिए, स्टेटहुड का रिस्टोरेशन ये महत्वपूर्ण विषय है ना। क्यों? क्योंकि इससे गारंटी मिलती है। दिस की वर्ब गारंटीज है किस चीज की? फेडरल ऑटोनॉमी की, संघीय स्वायत्ता की। किसको मिलती है? प्रोविंस को, प्रदेश को। इससे होगा क्या? इससे चुनी हुई सरकार को समर्थता मिलती है, वो समर्थ हो जाती है सरकार कि वो बहुत बेहतर ढंग से जो इलेक्टोरेट की कंसर्न्स हैं उनको डील कर सकती है। किसकी तुलना में? यूनियन गवर्नमेंट के प्रतिनिधियों पर डिपेंड होने की तुलना में। डिपेंड के साथ में ऑन लगता है। निर्भरता वाले जो शब्द होते हैं उनमें ऑन ही लगता है। यहां आप रिलाई लिखते तो भी ऑन लगता, आप यहां पे रेस्ट लिखते तो भी ऑन लगता, अगर आप हिंज लगाते तो भी ऑन लगेगा, अगर आप बैंक लगा दोगे तो अपॉन लग जाएगा, है ना। तो ये निर्भर होने के लिए वर्ड्स हो सकते हैं। इन सभी में ऑन या अपॉन का प्रयोग हम करते हैं। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।